तू ही आशिकी एपिसोड नंबर 17। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दिल्ली में अंजलि शिवाक्ष के लिए कुछ कुछ फील करने लगती है और रास्ते में कुछ गुंडे अंजलि और शिवाक्ष को परेशान करते हैं। अब देखते हैं आगे। शिवाक्ष ने अंजलि के लिए दरवाज़ा खोला और बोला, बैठो ना, अब क्यों रुक गई, जल्दी बैठो। शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि अंदर बैठ गई। शिवाक्ष सामने खड़े लड़कों को घूरने लगा। उसने मुट्ठी कस ली तो उसके हाथों में नसें उभर आईं। अब आगे। उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और उसे लड़के की ओर आगे बढ़ गया। लड़का भी आगे आया तो शिवाक्ष ने एक ज़ोरदार घूंसा उसके मुंह पर मार दिया। घूंसा इतनी ज़ोर से मारा गया था कि लड़के का चेहरा एक तरफ को झुक चुका था और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। एक पल को उसे लगा मानो उसे चक्कर ही आ गया हो। लड़का 2 से 3 कदम पीछे लड़खड़ा गया। अंजलि परेशान सी शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। उसकी आंखें भी गुस्से से जल रही थीं। वो बुरी तरह से उन लोगों को मारने लगा। कुछ ही देर में उसने सब लोगों को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। सबके चेहरों से तो खून निकल ही रहा था, वहीं हर कोई दर्द से कराहे भी जा रहा था। शिवाक्ष ने एक लड़के को उठाया और उसके बाल पकड़ते हुए बोला, जुल्फों से खेलना था ना, अब खेल। बोलकर शिवाक्ष ने उसके पेट में किक मार दी। लड़का ज़मीन पर गिर गया। अंजलि गाड़ी से बाहर निकली और घबराई हुई सी खड़ी होकर शिवाक्ष को देखने लगी। वो लोग अधमरे से हो चुके थे, पर शिवाक्ष ने उन्हें मारना बंद नहीं किया। अंजलि ने उसे अभी भी उन लोगों को मारते हुए देखा तो उसके पास चली गई और उसे रोकते हुए बोली, रुक जाइए शिवाक्ष, अब बस कीजिए, आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हैं। गाड़ी में जाकर बैठो अंजलि, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए नहीं कहा। शिवाक्ष ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। अंजलि ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं, आप चलिए, बहुत मार लिया आपने, इनके लिए इतना काफ़ी है। बोलते हुए अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। दोनों को जाता देख पीछे ज़मीन पर पड़े लड़के ने अपने पास में पड़ा हुआ डंडा उठाया और बिना आवाज़ किए खड़ा हो गया। फिर जल्दी से डंडा शिवाक्ष के सिर में मार दिया। आह की आवाज़ करके शिवाक्ष कराह उठा। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसके कराहने की आवाज़ सुनकर अंजलि भी उसकी ओर देखने लगी। शिवाक्ष पीछे मुड़ने लगा कि इतने में दूसरे लड़के ने आकर उसके सिर में एक और डंडा मार दिया। शिवाक्ष के दोनों हाथ से सिर को पकड़ लिया। शिवाक्ष, चिल्लाते हुए अंजलि ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया और खुद को उसके साथ सटा लिया। शिवाक्ष ने अधखुली आंखों से अंजलि को देखा। अंजलि डरी सहमी सी उसे देखने लगी। शिवाक्ष लड़खड़ाने लगा तो अंजलि उसे कसकर पकड़े रही। शिवाक्ष ने एक हाथ से अंजलि की पीठ को थामा और दूसरे हाथ से पीछे खड़े लड़के के हाथ का डंडा पकड़ लिया, पर इतने में दूसरे लड़के ने एक और बार उसके सिर पर मार दिया। शिवाक्ष की पकड़ अंजलि की कमर से छूट गई और वो उसके ऊपर ही गिर पड़ा। अंजलि ने उसे कसकर पकड़ लिया और उन 2 लोगों से दूर ले जाते हुए बोली, शिवाक्ष उठिए। बोलकर उसने शिवाक्ष के सिर पर हाथ रखा तो उसे कुछ लिक्विड जैसा फील हुआ। अंजलि ने अपना हाथ देखा तो वो खून से सन चुका था। अंजलि का हाथ कांपने लगा। उसने सामने खड़े लड़कों को देखा तो वो उसे देखकर घिनौनी हंसी हंस रहे थे। शिवाक्ष घुटनों के बल सड़क पर बैठ गया। अंजलि उसके साथ नीचे बैठी और बोली, शिवाक्ष, आप ठीक तो हैं। शिवाक्ष उसकी ओर देखने लगा, पर अब उसे सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। अचानक उसकी आंखों के आंधे अंधेरा छा गया और वो बेसुध सा सड़क पर गिर गया। शिवाक्ष, चिल्लाते हुए अंजलि ने उसके चेहरे को थपथपाया, पर वो अब बेहोश हो चुका था। लड़के अंजलि की ओर अपने कदम बढ़ाने लगे। एक लड़के ने घिनौनी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब कहाँ जाएगी बचकर, बचाने वाला तो खुद ही बेहोश हो गया। अंजलि उन्हें अपनी ओर बढ़ता देखकर जल्दी से खड़ी हो गई। दूसरा लड़का बोला, अरे जाएगी कहाँ, अब तो हमारे पास ही आना है, अब इतनी मार खाई है तो लड़की भी मिलनी ही चाहिए। अंजलि अपने कदम पीछे की ओर लेने लगी और इतने में पीछे किसी से टकरा गई। उसने जल्दी से पीछे पलट कर देखा तो उन्हीं में से एक लड़का उसके पीछे खड़ा था। लड़के ने अंजलि का दुपट्टा पकड़ लिया, उसे अपनी ओर खींचने लगा तो अंजलि ने जल्दी से अपने गले से दुपट्टा उतार दिया। फिर एक नज़र शिवाक्ष पर डालकर उनसे दूर भागने लगी। अरे पकड़ो इसे, भागनी नहीं चाहिए, एक लड़के ने कहा तो वो तीनों उसका पीछा करने लगे। अंजलि पास के जंगल में भाग गई
तो वो सब भी उसके पीछे जंगल में आ गए। पीछे देखकर भागते हुए कुछ आगे जाकर ही अंजलि एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई। घुटने में चोट लगने के कारण वो अपना घुटना पकड़कर बैठ गई। उसने पलटकर उन लड़कों की तरफ देखा तो वो अब उससे ज़्यादा दूर नहीं थे। अंजलि अपना दर्द भूलकर वापस भागने लगी, पर इतने में वो लड़के उसके पास आ गए और उसे घेर लिया। एक लड़के ने उसके पैर के ऊपर अपना पैर रख दिया। अंजलि की चीख निकल गई। आह, छोड़िए मुझे। बोलते हुए अंजलि अपना पैर उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, तो अंजलि की कोशिश किसी काम नहीं आई। लड़के ने उसके पैर को और ज़ोर से मसलते हुए कहा, तेरी वजह से उसने इतना मारा है हमें। अरे ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे, थोड़ा दर्द तो हम तुम्हें भी देंगे ही ना। बोलकर लड़का उसके ऊपर झुका और उसके चेहरे को चूमने की कोशिश करने लगा। अंजलि उसे खुद से दूर धकेलने लगी। लड़के से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसकी ओर अपना चेहरा बढ़ाता रहा। अंजलि ने सिर पीछे किया और फिर ज़ोर से सिर उसकी नाक में मार दिया। लड़का दर्द से करहा उठा और फिर ज़ोर से अंजलि के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। अंजलि का चेहरा उसके थप्पड़ से सुन्न पड़ गया और उसके होठों के किनारे से खून निकलने लगा। अंजलि की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कुछ पुरानी तस्वीर उसकी आंखों के सामने आने लगी। उसकी धड़कन भी अब काफ़ी तेज़ चलने लग चुकी थी। दूसरा लड़का आगे बढ़ा और अंजलि के कुर्ते को बाजू के पास से पकड़कर फाड़ते हुए बोला, बहुत हाथ पैर चलते हैं ना, अभी बताते हैं तुमको। अब तो तुम्हें बचाने वाला भी बेहोश पड़ा है। बोलते हुए उसने अंजलि के बालों को पकड़ा और उसके सिर को ऊपर आसमान की ओर कर दिया। शिवाक्ष का नाम पुकारकर अंजलि कराहते हुए चीख दी। लड़के हंसने लगे और बोले, अब वो नहीं उठने वाला, तुम्हारा उसको बुलाना बिल्कुल बेकार है। अंजलि ने नफरत से भरकर उसकी ओर देखा और बोली, मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? आप लोग क्यों ये सब कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मुझे। बोलते हुए वो छूटने की कोशिश करने लगी। लड़के ने उसे ज़मीन पर धकेल दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम हमारा क्या बिगाड़ोगी? बिगड़ तो हमारी नीयत गई है तुम्हें देखकर, और ये नीयत तुम्हें छोड़ देने से ठीक नहीं होगी। बोलकर वो लड़का अंजलि के होठों को चूमने की कोशिश करने लगा। अंजलि ने अपना चेहरा घुमा लिया। लड़के ने उसके चेहरे तक अपने मुंह को लाया ही था कि इतने में किसी ने उसके बालों को पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और अंजलि के ऊपर से साइड को किक कर दिया। अपने आप को आज़ाद पाकर अंजलि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने शिवाक्ष खड़ा था। अंजलि रोती हुई आंखों से मुस्कुरा दी और उखड़ी हुई सी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। शिवाक्ष ने बेहद गुस्से से तीनों लड़कों को देखा और अपनी बेल्ट निकालकर हाथ में लपेट ली और उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगा। कुछ देर मारने के बाद उसने बेल्ट को अपने हाथ से खोला और उन लोगों पर बरसाते हुए बोला, हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हारी बातों को सुनकर भी मैं तुम्हारी खाल उधेड़ने को तैयार था, तो अब तो तुमने हाथ तक लगा दिया। अब तो यमराज भी आकर तुम्हें नहीं बचा सकते। बोलते हुए शिवाक्ष बुरी तरह से उन्हें मारता रहा। अंजलि ने आंखें बंद कर लीं। जब तक लड़के बेहोश नहीं हो गए, शिवाक्ष ने उन्हें मारना बंद नहीं किया। अंजलि वहीं बैठी उसके गुस्से को देखती रही। इस वक्त वो वाकई अपने नाम के अर्थ को साकार कर रहा था। शिवाक्ष मतलब भगवान शिव की तीसरी आंख। उस आंख के खुलने पर जितना गुस्सा भगवान शिव करते हैं, वैसा ही गुस्सा भी शिवाक्ष के ऊपर था। सबके दर्द से कराहते हुए बेहोश हो जाने के बाद शिवाक्ष ने बेल्ट को उनके ऊपर ही फेंक दिया। फिर अंजलि की ओर देखा और उसकी ओर बढ़ गया। अंजलि के पास घुटनों के बल बैठकर उसने अंजलि की हालत देखी। फिर उसके गाल पर हाथ रख दिया और उसके होंठों से निकलते खून को अपने अंगूठे से साफ कर दिया। अंजलि रोने लग गई और झट से शिवाक्ष के सीने से लग गई। शिवाक्ष ने उसे बाहों में भरा और उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरने लगा। अंजलि उससे लिपट कर बिलख कर रो पड़ी। शिवाक्ष ने उसके सिर से सिर टिकाया और बोला, तुम ठीक तो हो ना? अंजलि ने सुना तो और भी बिलख कर रोने लगी। शिवाक्ष ने उसे कसकर सीने से लगाया और बोला, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, तुम सेफ हो। अंजलि ने कसकर शिवाक्ष की पीठ पर हाथों को लपेटा और बोली, ये सब क्यों होता है शिवाक्ष? लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्या लड़कियों की कोई फीलिंग्स नहीं होती? क्या लड़कियां सिर्फ खिलौना होती हैं कि जब जिसका मन करे वो खेल ले? शिवाक्ष उसे सीने से लगाए हुए बोला, नहीं, लड़कियां कोई खिलौना नहीं होती, बल्कि दुनिया में भगवान का दिया सबसे खूबसूरत तोहफा होती हैं, और इन्हें खिलौना समझने वाले और बुरा ट्रीट करने वाले लोग
दुनिया में आई सबसे बड़ी गलती होते हैं। अंजलि ने रोते हुए पूछा, तो फिर क्यों लोग इस तरह की हरकतें करते हैं? अगर कोई राह चलते छेड़ दे या कुछ गंदा भी बोल दे तो भी कई दिनों तक वो बातें दिमाग में चलती हैं और रातों को नींद तक नहीं आती। तो फिर इस तरह की हरकतें तो पूरी तरह से तोड़ के रख देती हैं, आत्मा तक को छलनी कर देती हैं। पर फिर भी कोई इस बात को नहीं समझता। लोगों के दिमाग में लड़कियां देखते ही उसे छेड़ने का ख्याल सबसे पहले आता है, बिना ये सोचे कि उनकी हरकतों से लड़की के ऊपर क्या बीतती है। वो अपने कामों को अंजाम देते रहते हैं, लड़की के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। उस वक्त बस दरिंदगी दिमाग में सवार रहती है और घटिया से घटिया हरकत भी लोग कर गुजरते हैं। शिवांश उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, ऐसे लोगों को जीने का भी हक नहीं होता अंजलि। अभी मिले लड़के भी इसी तरह के थे और तुम ऐसे लड़कों को बचाना चाह रही थी। तुम इन्हें छोड़ देने के लिए कह रही थी। इस तरह के लोगों को दूसरा मौका देना या पहली बार में छोड़ देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, जिसका नतीजा तुम अभी देख ही चुकी हो। ऐसे लोगों पर तरस नहीं खाया जाना चाहिए। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, मैं अभी इन्हें नहीं बचा रही थी शिवांश। मुझे लगा आप इन्हें जान से मार देंगे और फिर आप ही फंस जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको रोका। ऐसे लोगों से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं किसी को दर्द में नहीं देख सकती। मुझे सब पर दया आ जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरे लोगों को मुझ पर कभी दया नहीं आती। ना उस इंसान को मुझ पर दया आई जिसने मुझे बेतहाशा बेल्ट से मारा था, और न ही आज इन लोगों की आंखों में कोई तरस था, बस हवस और दरिंदगी भरी पड़ी थी। शिवांश ने उसे अपने सीने से अलग किया और पूछा, किसने तुम्हें बेल्ट से मारा था और क्यों? अंजलि सिसकियां लेते हुए बोली, पता नहीं कौन था। मैं उस इंसान को नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अतीत था। आज भी जब उस रात को याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, मेरी तेज़ हो जाती है और मैं पैनिक करने लग जाती हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि उस बुरी याद को कैसे मिटाऊँ। ऐसा क्या करूँ कि इसके सपने आने बंद हो जाएं। बोलते हुए अंजलि ज़मीन पर बैठ गई तो शिवांश भी उसकी पीठ से पीठ टिकाए हुए बैठ गया और बोला, मुझे बता सकती हो अंजलि, कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे कहा था कि दुख बांटने से कम होता है, तो मुझे लगता है कि मुझे ये बात बताने वाले इंसान को खुद भी इस बात पर काम करना चाहिए। अंजलि ने चेहरा झुका लिया और बोली, ये सब याद करने की हिम्मत शायद मुझ में नहीं है। बोलकर उसने मुट्ठियाँ कस ली। शिवांश ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो अंजलि ने आंखें बंद की और पुरानी यादों में चली गई। फ्लैशबैक, 4 साल पहले, दोपहर का वक्त। अंजलि अपना आखिरी एग्ज़ाम देकर जल्दी घर जा रही थी। सुनसान सड़क पर वो अकेले चले जा रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा लेकिन पीछे कोई नहीं था। अंजलि ने आवाज़ देते हुए कहा, श्रुति, तू आ गई क्या? बोलने के बाद अंजलि ने कुछ पल रुककर जवाब का इंतज़ार किया, फिर आगे बोली, देख, ये लुका छिपी का नाटक बंद कर और चुपचाप सामने आ जा। मैं तेरी इन हरकतों से डरने वाली नहीं हूँ। बोलकर अंजलि फिर से अपनी दोस्त श्रुति के जवाब का इंतज़ार करने लगी और आसपास नज़रें घुमाकर उसे देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उसे कहीं नज़र नहीं आई। अंजलि ने सिर हिलाया और बोली, यहाँ कोई नहीं है अंजलि, शायद तुझे वहम हुआ है। अगर वो होती तो अब तक सामने आ ही जाती। बोलते हुए वो फिर से अपने रास्ते जाने लगी कि तभी किसी ने उसके चेहरे पर एक रुमाल रख दिया। अंजलि छटपटाई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 मजबूत हाथ सख्ती से उसके चेहरे पर रुमाल पकड़े रहे। कुछ ही पलों में वो बेहोश हो गई। शाम के वक्त उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में बंद थी। उसने अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश की तो पाया कि उसके हाथ और पांव दोनों को जंजीरों से बांधा गया था। आसपास इतना अंधेरा देखकर अंजलि घबरा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक वो इस तरह की अंधेरी जगह पर कैसे पहुंच गई। अंजलि ने आवाज़ देते हुए कहा, माँ बाबा, कहाँ हैं आप लोग और मैं कहाँ पर हूँ? बोलकर अंजलि जवाब का इंतज़ार करने लगी, लेकिन अपनी आवाज़ के गूंजने के सिवाय उसे और कुछ नहीं सुनाई दिया। उसने फिर कहा, माँ बाबा, क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? बोलिए ना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मेरे हाथ पाँव बंधे हुए हैं, प्लीज़ इन्हें खोलिए ना, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। बोलकर अंजलि का गला बैठ सा गया। चारों तरफ पसरा अंधेरा और खामोशी
एक अजीब सा एहसास उसे दे रही थी। अंजलि ने एक बार फिर अपने हाथ पांव छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जंजीरों से रगड़ खाने की वजह से उसके हाथ और पांव दोनों छिलने लगे। काफ़ी वक्त तक कोशिश करने के बाद वो हार मानकर बैठ गई। उसने घुटनों को समेटकर अपने सीने से लगा लिया और घुटनों में सिर छुपाकर बैठ गई। कुछ वक्त बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई ठहराव से भरे कदमों से अंदर आने लगा। कमरे में किसी के आने की आहट सुनकर अंजलि ने सिर उठाकर देखा तो सामने से उसे एक काला साया अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। बाहर भी चारों तरफ अंधेरा था, तो अंजलि को नहीं दिखाई दिया कि दरवाजे से कौन अंदर आ रहा है। बस एक काला साया उसके सामने था जो उसकी ओर कदम बढ़ा रहा था। अंदर आते हुए वो सीटी बजाए जा रहा था, जो एक बहुत अजीब सी फीलिंग दे रही थी। अंजलि ने उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं देख पाई। अंजलि ने मासूमियत से पूछा, आप कौन है और मुझे यहाँ पर क्यों बंद किया गया? लड़का कुछ नहीं बोला। अंजलि ने फिर कहा, देखिए, मुझे जंजीरों से बांधा गया है और ये खुल भी नहीं रही। आप मेरी मदद कीजिए ना, मुझे घर जाना है। अंजलि ने कहा तो लड़का हंसने लगा। अंजलि असमंजस में उसे देखने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो लड़का हंस क्यों रहा है। कुछ पल हंसने के बाद लड़का सीरियस होकर बोला, मैंने ही तो तुम्हें बांधा है और तुम मुझसे ही कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। अंजलि ने सुना तो उसकी आंखों में गुस्सा अतर आया। उसने सख्त लहजे में कहा, लेकिन आपने मुझे क्यों बांधा है? मेरा यहाँ पर क्या काम? इन जंजीरों को खोलिए और मुझे जाने दीजिए। वो लड़का पंजों के बल उसके पास बैठा और उसके कोमल चेहरे को हाथों से पकड़ते हुए बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी मुश्किल से तो तुम्हें अपने साथ लाया हूँ और इतनी आसानी से जाने दूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। बोलते हुए वो अंजलि के चेहरे की ओर अपना चेहरा बढ़ाने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। बोलकर अंजलि ने अपना चेहरा पीछे खींच लिया। लड़का बोला, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो मैं तुम्हें बस अपने साथ रखने के लिए लाया हूँ। अंजलि ने हैरानी से उसे देखा और बोली, लेकिन मैं आपके साथ क्यों रहूँगी? मैं अपने माँ बाबा के साथ रहती हूँ और उन्हीं के साथ रहूँगी। साहिल ने उसका चेहरा कसकर पकड़ा और बोला, मैंने कहा ना कि तुम अब से सिर्फ मेरे साथ रहोगी, तो तुम मेरे साथ ही रहोगी। अंजलि ने अपने चेहरे को उसके हाथ की पकड़ से झटक कर छुड़ाया और बोली, आप होते कौन है मुझे अपने साथ रहने के लिए कहने वाले? मैंने कहा ना, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी तो मतलब नहीं रहूँगी। लड़के को गुस्सा आने लगा। उसने अंजलि के बालों को पकड़ा और उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करके बोला, मैंने पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है, और अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो मैं तुम्हें उनके साथ भी नहीं रहने दूंगा। बोलकर लड़का उसे चूमने की कोशिश करने लगा तो अंजलि ने अपना सिर उसकी नाक में ज़ोर से दे मारा। लड़के ने गुस्से में एक ज़ोरदार थप्पड़ अंजलि के चेहरे पर रसीद कर दिया और फिर अपनी बेल्ट निकालते हुए बोला, बहुत इनकार है ना तुझ में, अभी बताता हूँ। वो हश्र करूँगा कि अपने आप को भी नहीं पहचान पाएगी। बोलकर लड़का अपनी बेल्ट को अंजलि के ऊपर लगातार बरसाने लगा। अंजलि कराहने लगी, लेकिन लड़के की आंखों में कोई तरस नहीं था। फ्लैशबैक एंड। अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे। शिवाक्ष की आंखें भी नम थीं। अंजलि आगे बोली, वो रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावनी थी। जब तक मैं दर्द से तड़पते हुए बेहोश नहीं हो गई, तब तक वो इंसान मुझे जानवरों की तरह मारता रहा। उसने एक पल को भी मेरे ऊपर तरस नहीं खाया। मेरी स्कूल की ड्रेस लगभग फट चुकी थी, पूरे बदन पर बेल्ट के निशान थे और हर एक निशान से खून बहे जा रहा था। एक 9वीं क्लास की लड़की जो इस तरह की किसी घटना के होने से बिल्कुल अनजान थी, वो रात के दूसरे पहर तक तड़पती हुई बेल्ट की मार खाती रही। बेहोश होने के बाद भी ना जाने उसने कब तक मारा होगा। बोलकर अंजलि सिसक पड़ी। उसके गले से अब आवाज़ नहीं निकल रही थी। शिवाक्ष ने पलकें झपकाई तो उसकी आंखों से आंसू की बूंद बह निकली। वो आगे बोला, उसके बाद तुम वहाँ से निकली कैसे? कुछ पल रुककर अंजलि आसमान की ओर देखते हुए बोली, बाबा ने बताया कि मेरी दोस्त श्रुति ने उन्हें मेरे बारे में बताया था कि मुझे कोई उठाकर ले गया। उन्होंने उस आदमी को मुझे ले जाते देखा। फिर बाबा ने पुलिस की मदद ली तो आधी रात तक पुलिस ने मुझे ढूंढ लिया था। जब पुलिस पहुंची तो उस इंसान को अरेस्ट कर लिया गया और बाबा मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए। 2 दिन बाद जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। पूरी बॉडी पर बैंडेजेस लगे थे। चेहरा बुरी तरह सूजा था, जिसे मेरे पेरेंट्स भी नहीं देख पा रहे थे। माँ बाबा दोनों 2 महीने तक मेरा ध्यान उस दर्द से हटाने की बहुत कोशिश करते रहे।
मैंने इस हादसे के बारे में जब जब पूछा तो वो हमेशा खामोश रहे। हर बार उनकी आंखें भर आती। बहुत वक्त लगा वापस ठीक होने में। उसके बाद माँ बापा ने कभी मुझसे उस हादसे के बारे में बात नहीं की और ना ही मेरी कभी पूछने की हिम्मत हुई। मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। ऐसा क्या किया था मैंने जो उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। उस दिन के बाद से मैंने किसी के साथ इस बारे में कोई बात नहीं की, बस इस दर्द को अपने अंदर दबा कर रखा। मैंने उस इंसान को आज तक नहीं देखा और ना ही इतना दर्द मिलने की वजह मुझे पता है। बस इतना पता चला कि जब उसने मुझे मारा तो वो शराब के नशे में था। बोलकर अंजलि चुप हो गई और सहमी हुई सांसें लेते हुए फूटकर रोती रही। शिवाक्ष ने उसके हाथ पर पकड़ कस ली और उसे रोने देता रहा। काफ़ी वक्त बाद जब उसका रोना कम हो गया तो शिवाक्ष ने पूछा, तो वो पैनिक अटैक इसी डर से आया था क्या? अंजलि ने धीरे से कहकर जवाब दे दिया। शिवाक्ष उसकी ओर पलटा और उसके चेहरे को हाथों में थामते हुए बोला, तुमने आज तक किसी से इस बारे में बात क्यों नहीं की? अपने अंदर सब क्यों दबाए रखा? जबकि तुम जानती हो कि किसी बुरी याद को अपने दिल में दबाए रखने से वो ठीक नहीं होती। तो क्यों नहीं किसी से इस बारे में बात की? 4 साल एक ट्रॉमा झेलने के लिए कम नहीं होते अंजलि। अंजलि अब शांत हो चुकी थी। उसने आंखें बंद की और बोली, मैं जानती हूँ, पर आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिससे मैं ये सब शेयर कर सकूँ। हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता शिवाक्ष। आज तक कोई समझने वाला ही नहीं मिला। माँ बाबा तो पहले ही मेरी उस हालत की वजह से सदमा झेल चुके हैं, तो उनसे मैं कभी इस बारे में बात नहीं कर पाई। और उनके अलावा और कोई नहीं है जिनसे मैं अपने मन की बात बता पाऊँ। हर कोई सिर्फ अपना दर्द देखता है। किसी और के दर्द से किसी को कोई मतलब नहीं होता। और ज़्यादातर लोग तो हमारी बात इसलिए सुनते हैं ताकि किसी और के सामने जाकर हमारा मजाक बना सके। मुझे लोगों पर विश्वास नहीं है। शिवाक्ष चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, क्या मुझ पर विश्वास करती हो? अंजलि ने आंखें खोलकर उसे देखा और बोली, भरोसा ना करने की कोई वजह नहीं रही मेरे पास। शिवाक्ष मुस्कुरा दिया और उसके सिर के सहारे अपना सिर टिकाकर धीमे से बोला, अंजलि। कहते हुए अंजलि ने उसकी ओर देखा। शिवाक्ष हल्का कराहते हुए अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, दर्द हो रहा है। अंजलि ने महसूस किया कि उसके सिर पर कई बार डंडे से मारा गया था। अंजलि ने शिवाक्ष के बालों को देखा तो वो खून से सन चुके थे और उसकी शर्ट पर भी खून के धब्बे थे। अंजलि ने उसे सहारा देकर उठाया और गाड़ी के पास ले आई और गाड़ी के अंदर से पानी निकालकर उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया। फिर ज़मीन पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाया और उसके सिर में बांध दिया। शिवाक्ष ने उसे देखा और फिर अपना कोट ज़मीन से उठाकर उसके ऊपर उड़ा दिया। अंजलि ने नम आँखों से उसे देखा। खुद इतना दर्द में होने के बावजूद भी उसे अंजलि की फटी कमीज़ पर कोट उड़ाने का ख्याल था। वो गाड़ी चलाने की हालत में नहीं था और शाम होने लगी थी, साथ ही साथ अंधेरा भी छाने लगा था। अंजलि ने उसके चेहरे को देखा और फिर बोली, शिवाक्ष, मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ, पहले हॉस्पिटल चलते हैं, आपको बहुत चोट लगी है। बोलकर उसने फ़ोन निकाला कि इतने में एक टैक्सी बगल से गुजरी। शिवाक्ष ने एक झलक गाड़ी को देखा और फिर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, अक्षत। अंजलि ने आसपास देखा और बोली, यहाँ अक्षत जी कैसे आएंगे शिवाक्ष? हम हिमाचल में नहीं हैं। शिवाक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, सेवियर कहीं भी पहुँच सकता है। उसने कहा ही था कि इतने में अक्षत जल्दी से टैक्सी से उतरकर उनके पास आ गया। अंजलि उसे हैरानी से देखने लगी। अक्षत ने शिवाक्ष के कपड़ों पर खून देखा तो फिक्र से बोला, शिव, ये सब क्या है? ये क्या हल बना रखा है? शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और अक्षत के गले से लगते हुए बोला, बस कुछ लड़कों से मार खाई है। हैं? अक्षत ने हैरानी से कहा और आगे बोला, पर क्यों और कैसे? अंजलि ने अक्षत को बीच में ही रोकते हुए कहा, अक्षत जी, मैं आपको सब बता दूंगी, लेकिन पहले इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। खून काफ़ी बह चुका है और चोट भी काफ़ी लगी है। अक्षत ने सिर हिला दिया और शिवाक्ष को पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। अंजलि शिवाक्ष के पास बैठी और अक्षत गाड़ी ड्राइव करने लगा। शिवाक्ष ने आंखें बंद करके अंजलि के कंधे पर सिर टिका लिया तो अंजलि ने भी अपने कंधे से टिकाए उसके सिर पर हाथ रख दिया। अक्षत बैक मिरर से दोनों को देखने लगा, फिर मंद मंद मुस्कुरा दिया। कुछ ही वक्त में वो पास के हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर शिवाक्ष को देखने लगे। अंजलि और अक्षत बाहर वेटिंग एरिया में बैठ गए। अंजलि ने अक्षत को देखा और पूछा, अक्षत जी,
आप यहाँ कैसे? अक्षत बोला, वो मैं आज दोपहर में ही फ़्लाइट से आया था, कुछ काम था। फिर वापस जाने लगा तो पता चला कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से फ़्लाइट्स नहीं जा रही, तो मैंने टैक्सी बुक कर ली थी। फिर तुम दोनों दिख गए तो मैं तुम्हारे पास आ गया। अंजलि ने सिर हिला दिया। अक्षत ने पूछा, लेकिन शिव को चोट कैसे लगी? अंजलि ने फ्लोर को देखते हुए अक्षत को पूरी बात बता दी। अक्षत अपना सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, तभी मैं सोचूं इस वन मैन आर्मी को कोई कैसे हाथ लगा गया। अंजलि कुछ नहीं बोली। तभी डॉक्टर बाहर आए तो अक्षत उनके पास जाकर बोला, डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने सिर हिलाया और बोले, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है, बस सिर पर मारा गया है तो खून बहा है। पर यह अच्छा हुआ कि खून बाहर निकल गया, वरना सिर पर लगी चोट में अगर खून बाहर ही ना निकले और अंदर ही जम जाए तो ये फैटल हो जाता है। बट ही इज़ सेफ। कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, वक्त पर लेने से जल्दी ठीक हो जाएंगे और दर्द भी कम होगा। अक्षत ने सिर हिलाया और बोला, शुक्रिया डॉक्टर। अभी ये बेहोश हैं, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा तो आप इन्हें ले जा सकते हैं, कहकर डॉक्टर चले गए। अक्षत ने हॉस्पिटल के बिल्स पे किए और वापस से जाकर अंजलि के बगल में बैठ गया। उसकी नज़र अंजलि के घुटने पर गई तो उसने देखा कि उसके घुटने के पास सलवार पर खून के धब्बे लगे थे। फिर अंजलि के पैर को देखा तो वो भी काफ़ी सूजा हुआ था। अक्षत ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हें भी चोट लगी है ना, तो तुम क्यों नहीं दिखा रही? अंजलि ने अपने पैर को देखा और बोली, कुछ खास नहीं है अक्षत जी, ये ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? बोलते हुए अक्षत ने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई तो उसे एक नर्स दिखाई दी। उसने नर्स को अपने पास बुलाया और अंजलि की चोट देखने के लिए कहा। नर्स उसे अपने साथ ले गई और उसके पैर और घुटने को देखने लगी। अंजलि के घुटने की पट्टी करने के बाद नर्स ने उसके पैर को देखा और बोली, आपके पैर में सूजन है, काफ़ी ज़ोर से मसला गया है इसे। मैं आपको कुछ थेरेपी लिख कर देती हूँ, आप रोज़ करेंगी तो आपको आराम मिलेगा। अंजलि ने सिर हिला दिया और वापस आकर अक्षत के बगल में बैठ गई। कुछ देर बाद शिवाक्ष को होश आया तो वो लोग उसे लेकर वहाँ से निकल गए। शिवाक्ष पीछे वाली सीट पर लेटकर सो गया। दवाइयों के असर से उसे बहुत जल्दी नींद आ गई थी। अंजलि ने कुछ पल उसे देखा और फिर कहीं खोई हुई सी खिड़की से बाहर देखने लगी। अक्षत ने उसे खोए हुए पाया तो पूछा, क्या सोच रही हो अंजलि? अंजलि ने एक झलक उसे देखा और बोली, सोच रही हूँ कि क्या शिवाक्ष की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ? अक्षत ने सुना तो पीछे लेटे शिवाक्ष को देखते हुए बोला, देखो अंजलि, उसकी हालत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी कोई गलती है। अगर गलती है तो सिर्फ उन लड़कों की। तुम तो अपनी अच्छाई के चलते उनकी बदतमीज़ी को भी माफ़ करने का दिल रखती हो। लेकिन सच बताऊं तो इस तरह के लोगों के लिए अपने दिल में कोई हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए। ये किसी की हमदर्दी के लायक नहीं होते और ना ही उनके दिल में किसी और के लिए कोई हमदर्दी होती है। तुम्हारे उन्हें एक बार छोड़ देने के बदले उन्होंने तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश की, ये तो तुमने अच्छे से देख लिया। शिवाक्ष को बेहोश करके उन्होंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तुम्हारे पैर को इतनी बुरी तरह से मरोड़ा। क्या तुम्हें एक पल को भी लगा कि उनके अंदर ज़रा सी भी दया थी? अंजलि की आंखों में फिर से नमी आ गई। उसने ना में गर्दन हिला दी। अक्षत आगे बोला, इस बार तो शिवाक्ष तुम्हारे साथ था, लेकिन ज़िंदगी में बहुत से पल ऐसे आते हैं जब आपको लोगों की ज़रूरत होती है पर आपके पास कोई नहीं होता। सामने वाले को खुद को कमज़ोर बनाने का मौका नहीं देना चाहिए अंजलि। दया दिखाओ, हमदर्दी भी रखो, लेकिन सिर्फ वहाँ जहाँ ज़रूरत हो। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पर क्रिमिनल बन जाने में भी कोई बुराई नहीं होती। बोलकर अक्षत चुप हो गया। अंजलि ने रूंधी हुई आवाज़ में कहा, मैं डर गई थी अक्षत जी, मुझे लगा कि कहीं शिवाक्ष उन्हें जान से ना मार दे, इसीलिए मैंने उन्हें रोका। पर अब लगता है कि जैसे मैंने ये सब करके अपने और शिवाक्ष के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। अक्षत ने वक्त देखा तो रात के 12 बज चुके थे। उसने गहरी सांस लेकर कहा, जो हुआ सो हुआ, हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल के लिए हम इन बातों से सीख ज़रूर ले सकते हैं। खैर 12 बज चुके हैं, भूख तो लगी होगी तुम्हें। बोलकर अक्षत ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया। अंजलि ने गाड़ी के बाहर देखा तो सामने एक छोटा सा ढाबा था। अक्षत गाड़ी से उतरा और बोला, तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ कि यहाँ खाने को क्या मिलता है। कहकर अक्षत ढाबे की ओर चला गया।
अंजलि पीछे लेटे शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष का उन लोगों से लड़ना, फिर अंजलि को गले लगाना अंजलि की आंखों के आगे चलने लगा और कानों में शिवाक्ष के कहे शब्द गूंजने लगे। 5 हो या 500, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात सुन लो शुतुरमुर्ग, इन जुल्फ़ों को पीछे करने का हक अब से सिर्फ मेरा है, और अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलेगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपने ऐसा क्यों कहा शिवाक्ष? क्या आप इतना अपना मानते हैं कि आपने हक तक की बात कर दी? बोलते हुए शिवाक्ष को देखते हुए अंजलि की आंखें धुंधली हो गईं। तभी अक्षत वापस आया तो अंजलि ने अपनी आंखों को पोंछ लिया और सामने की होकर बैठ गई। अक्षत ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और एक बर्गर अंजलि को बढ़ाते हुए कहा, यहाँ तो यही एक चीज़ मिली, आई हो ये खाने लायक होगा। अंजलि ने बर्गर पकड़ा और बोली, भूख में खाने लायक या ना खाने लायक नहीं देखा जाता अक्षत दी, 2 या 3 दिन पुराना खाना भी अच्छा लगता है। अक्षत मुस्कुराया और बोला, हाँ ये तो सच है, बोलकर वो भी गाड़ी में बैठ गया। दोनों ने बर्गर खाया और अक्षत ने गाड़ी आगे चला दी। अंजलि खिड़की से बाहर देखने लगी। अक्षत ने रेडियो चला दिया तो अंजलि उसे बंद करने लगी। तभी उसे ख्याल आया कि अब शिवाक्ष गाड़ी नहीं चला रहा, बल्कि अक्षत गाड़ी चला रहा है। पूरे सफ़र में शिवाक्ष को परेशान करने के चक्कर में उसे इस चीज़ की मानो आदत सी हो गई थी। उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपना हाथ वापस पीछे खींच लिया। अक्षत ने उसे देखा तो बोला, अगर तुम्हें नहीं सुनना तो तुम बंद कर सकती हो। अंजलि ने जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं अक्षत जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही, आप गाना चलने दीजिए। बोलकर अंजलि खिड़की से सिर टिकाकर बाहर देखने लगी। गाना चलने लगा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। एक के बाद एक गाना चलता रहा और इसी सफ़र में कब वो वापस पहुँचे अंजलि को पता ही नहीं चला। अक्षत ने अंजलि के रूम की ओर गाड़ी घुमा दी। अंजलि ने अक्षत को अपने रूम की ओर गाड़ी देखा तो बोली, अक्षत जी क्या पहले शिवाक्ष को उनके घर छोड़ने नहीं चल सकते? अक्षत ने एक झलक उसे देखा और बोला, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको अच्छे से ड्रॉप कर दूँगा। हाँ, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम साथ चल सकती हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अक्षत जी, अंजलि ने जल्दी से उसकी बात पर इनकार करते हुए कहा और आगे बोली, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था। बोलते हुए अंजलि ने मासूमियत से अक्षत को देखा। अक्षत हल्का मुस्कुराया और बोला, अरे मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है तुम्हारा ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं था, इतनी फ़िक्र क्यों कर रही हो, मैं सब देख लूँगा। और तुम्हें चलने से इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि तुम भी तो थक गई होगी ना, और ऊपर से तुम्हें चोट भी तो लगी है, तो तुम भी जाकर आराम करो। बोलकर अक्षत ने गाड़ी में ब्रेक मार दिया। अंजलि का रूम आ चुका था। सुबह के 4:30 हो रहे थे तो हल्का उजाला भी चारों तरफ फैल चुका था। अंजलि गाड़ी से नीचे उतर गई। टेक केयर कहकर अक्षत वहाँ से निकल गया। अंजलि उसकी गाड़ी को जाते हुए देखती रही, फिर अपने रूम में चली गई। उसने बैग को बेड पर रखा और खुद भी शिवाक्ष का कोट उतारकर बेड पर बैठ गई। शिवाक्ष के कोट को हाथों में पकड़े वो उसे निहारते हुए बोली, जो दर्द किसी के साथ नहीं बांट पाई उसे आपके साथ बांट लिया। लड़ाई करते करते पता ही नहीं चला कि कब आपको इतना हक दे दिया कि आप मेरे दर्द के साथ ही बने, कब आपको इतना हक दे दिया कि आप मुझ पर हक होने की बात कहें, और कब इतनी नज़दीकियाँ बढ़ी कि आपके सीने से लगकर रोने में सुकून मिल जाए। बोलते हुए अंजलि की आंखों से 2 बूंद आंसू शिवाक्ष के कोट पर गिर गए। अंजलि उस कोट को पकड़े वैसे ही बेड पर लेट गई, पर कुछ ही पलों में उसे नींद आ गई। दूसरी ओर अक्षत शिवाक्ष को लेकर घर पहुंचा तो प्रेरणा जी शिवाक्ष की हालत देखकर परेशान हो गई। दीक्षित जी भी वहीं पर थे। उन्होंने भी शिवाक्ष को चोटिल होकर घर आते देखा तो झट से अक्षत के पास जाकर उसे थाम लिया। शिवाक्ष अभी भी बेहोश था। उसका सिर दीक्षित जी ने अपने कंधे पर टिका लिया। फिर फिक्र से अक्षत से पूछा, क्या हुआ इसे, ये क्या हालत बना रखी है? अक्षत ने शिवाक्ष को देखते हुए कहा, पहले इसे कमरे में लिटा देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। अक्षत ने कहा तो अक्षत और दीक्षित जी दोनों सहारा देकर शिवाक्ष को उसके कमरे में ले गए। उसे उसके बेड पर लिटाया तो प्रेरणा जी जाकर उसके सिरहाने बैठ गई और उसका सिर सहलाने लगी। उसके माथे पर पट्टी देखकर
उनका दिल बैठा जा रहा था। वहीं कपड़ों पर लगे खून के धब्बे उन्हें और भी ज़्यादा डरा रहे थे। शिवाक्ष को भी होश आ गया था। दीक्षित जी बोले, ये सब कैसे हुआ अक्षत? अक्षत कुछ बोलने लगा तो शिवाक्ष खांसने लगा और अक्षत को देखने लगा, मानो अक्षत को चुप रहने को कह रहा हो। शिवाक्ष का इशारा समझकर अक्षत बोला, अंकल वो सिर पत्थर में लग गया था तो चोट लग गई। दीक्षित जी शिवाक्ष को देखते हुए बोले, किसी ने तो पत्थर मारे होंगे या पत्थर अपने आप उड़कर सिर पर बज गए। बोलते हुए वो शिवाक्ष को घूरने लगे। शिवाक्ष ने उनकी बातों को बोरियत से सुना और बोला, जी नहीं मिस्टर दीक्षित राजवंश, मैं उड़कर पत्थरों पर बज गया। दीक्षित जी ने प्रेरणा जी की ओर देखा और फिर गुस्से से बोले, तमीज से बात करो शिवाक्ष। शिवाक्ष ने तेज आवाज में कहा, शिवाक्ष कहिए मिस्टर राजवंश, शिव नाम मेरे अपनों के लिए है। दीक्षित जी ने अक्षत को देखते हुए कहा, सच बताओ अक्षत के क्या हुआ था? अक्षत ने शिवाक्ष को देखा और बोला, गुंडों से मारपीट। शिवाक्ष ने आंखें बंद कर ली और बुदबुदाते हुए बोला इनके सामने सत्य का पुजारी। प्रेरणा जी और दीक्षित जी दोनों घूरते हुए शिवाक्ष को देखने लगे। वहीं शिवाक्ष अक्षत को घूरने लगा। अक्षत ने हाथ जोड़े और बोला, अब मैं चलता हूँ अंकल आंटी। शिवाक्ष के बैग में कुछ दवाइयाँ हैं, उसे दे दीजिएगा, दर्द से आराम मिलेगा। प्रेरणा जी ने सिर हिलाया तो अक्षत बाहर निकल गया। दीक्षित जी शिवाक्ष को देखते हुए प्रेरणा जी से बोले, देखा अपने बेटे के कारनामे, एक तो गुंडों से मारपीट करके आया है, ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। तुम्हारा प्यार इसे गुंडा बना रहा है प्रेरणा, हर बात पर अपनी मनमर्जी करने लगा है, कुछ भी कहो तो उल्टा जवाब पहले तैयार रहता है। बोलते हुए वो शिवाक्ष को घूरने लगे। शिवाक्ष भी घूरते हुए उनकी आंखों में देखने लगा। शिवाक्ष ये सब क्या है, क्यों उलझते हो गुंडों से? प्रेरणा जी ने उसे फिक्र से देखते हुए पूछा। शिवाक्ष ने अपनी नज़रें फेर लीं और बोला, कोई शौक नहीं है मॉम, जहाँ लगता है कि लड़ने की ज़रूरत है वहाँ मेरे हाथ नहीं रुकते। दीक्षित जी ने बाजुएं बांधते हुए पूछा, किस बात पर लड़ाई की थी? ज़रा मैं भी तो सुनूं कि कौन कौन सी बातों पर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लड़ने की ज़रूरत है। मैंने क्या किस लिए किया मुझे ये हर किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ मैं उसे बता दूंगा। बोलकर शिवाक्ष पिलो पर सिर रखकर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। डिस्गस्टिंग कहते हुए दीक्षित जी ने उसे चिढ़ते हुए देखा और गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा शांत करने लगे। हालांकि उनका ये गुस्सा शिवाक्ष पर नहीं था, लेकिन उसकी हालत देखकर वो घबरा गए थे और अपनी फिक्र दिखाने की जगह वो शिवाक्ष पर गुस्सा दिखा रहे थे। प्रेरणा जी शिवाक्ष को कंबल उड़ाकर दीक्षित जी को लेकर वहाँ से बाहर निकल गईं। फिर हल्दी वाला दूध शिवाक्ष को पिलाकर उसे आराम करने को कह दिया। शिवाक्ष को नींद आ गई। दोनों शिवाक्ष के कमरे में ही सोफे पर बैठ गए और उसे देखने लगे। प्रेरणा जी ने दीक्षित जी का हाथ पकड़ा और बोली, ये क्या हाल कर रखता है दीक्षित, कभी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो मार पीट कर आ जाता है, और ये क्या हालत बना रखी है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे संभालूं इसे। दीक्षित जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, संभालो खुद को प्रेरणा, उसकी इस हालत का जिम्मेदार ये खुद है। इसे किसी ने नहीं कहा कि ये रैश ड्राइविंग करे या गुंडों के साथ गुंडा बना घूमे। इतना अच्छा खानदान है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर इसे ये सभी पसंद है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। बोलते हुए उन्होंने शिवाक्ष को देखा। हालांकि उसकी ऐसी हालत देखकर वो भी घबराए हुए थे, लेकिन अपनी फिक्र जाहिर नहीं कर रहे थे। प्रेरणा जी ने दीक्षित जी के सीने पर सिर टिकाते हुए कहा, ये क्यों ऐसी हरकतें करता है दीक्षित, क्या ये सब हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या उसके दिल में आपके लिए गुस्सा और नफरत भी ऐसे ही रहेगा? दीक्षित जी ने उसकी बाजुओं को थामते हुए कहा, संभल जाएगा प्रेरणा, कभी ना कभी तो समझ ही जाएगा, और हो सकता है कभी मुझे भी समझे। एक उम्मीद बांध लेते हैं, शायद हकीकत में बदल जाए। दोनों एक दूसरे के सहारे वहीं बैठे रहे और शिवाक्ष को देखते रहे। सुबह अंजलि की नींद खुली तो उसने देखा कि उसने शिवाक्ष के कोट को सीने से लगाया हुआ था। वो उठकर नहाने गई और फिर कॉलेज को निकल गई। रात भर जागने की वजह से उसे थकान थी, लेकिन वो आज के दिन की क्लासेस मिस नहीं करना चाहती थी। कॉलेज कैंपस। अंजलि कॉलेज के पास पहुंची तो गाड़ी पार्क करते हुए प्रवीण की नज़र उस पर पड़ गई।
प्रवीण ने उसे आते देखा तो अंजलि हल्का लंगड़ाते हुए चल रही थी। प्रवीण ने स्टीयरिंग पर पकड़ कसी और खुद से बोला, जब जब देखो तब तब दिल के तार बजने लगते हैं। दीदार ही पागल बना देने के लिए काफ़ी है। लेकिन मेरा प्रपोज़ल ठुकराकर तुमने अच्छा नहीं किया अंजलि। उस शिवांग से कंपटीशन करना तो अलग जगह पर है, लेकिन अब तुम्हें पाने की चाहत भी दिल में आने लगी है। अब एक तीर से दो निशाने होंगे। एक तरफ तुम मेरी होगी और दूसरी तरफ मैं उस शिवांश को नीचा दिखाऊंगा। बोलकर प्रवीण ने अपनी गाड़ी में रखे मार्बल्स मुट्ठी में भरे और जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर गया। तेज़ हवा चलने से अंजलि का दुपट्टा हवा में उड़ने लगा तो वो अपने दुपट्टे को संभालते हुए मेन गेट से अंदर आई तो उसका पैर फिसल गया। अंजलि का बैग हवा में उछल गया और वो नीचे गिरने को हुई। प्रवीण ने जल्दी से आकर उसे गिरने से बचाना चाहा कि इतने में शिवांश ने आकर अंजलि को कमर से थाम लिया और बाहों में भर लिया। हवा से उड़ता हुआ अंजलि का दुपट्टा दोनों के सिर के ऊपर आ गया। दुपट्टे की ओट में दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। शिवांश की गहरी काली आंखों में अंजलि डूब सी रही थी। वो एकटक उसे देखने लगी। प्रवीण ने दोनों को देखा तो गुस्से से उन्हें घूरने लगा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। शिवांश ने उसे सीधा खड़ा किया और दुपट्टे को अपने सिर से हटाकर उसके सिर पर उड़ा दिया। अंजलि अभी भी उसे ही देखे जा रही थी। उसके चेहरे से हटकर अंजलि का ध्यान जब उसके माथे पर बनी पट्टी पर गया तो उसे पिछले कल की घटना फिर से याद आने लगी। उसने फिक्र से पूछा, आप आज कॉलेज क्यों आ गए? आपको तो चोट लगी थी ना, तो आपको आराम करना चाहिए था। शिवांश ने जेब में हाथ डाला और बोला, यू नो मिस आर्या, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। जितना दूसरों को मार सकता हूँ उससे कई गुना मार खाने का दम भी रखता हूँ। वो तो सिर पर चोट का मामला था, इसीलिए चक्कर आ गया, वरना वो लोग हाथ भी नहीं लगा सकते थे। तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। बोलकर उसने ज़मीन की ओर देखा और आगे कहा, वैसे गोलियों से याद आया, यहाँ पर कौन गोलियाँ खेल रहा है? शिवांश की बात पर अंजलि भी ज़मीन पर देखने लगी जहाँ मार्बल्स बिखरे हुए थे। पता नहीं किसने गिरा दिए। बोलते हुए अंजलि इधर उधर देखने लगी। तभी प्रवीण जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, अंजलि तुम ठीक तो हो ना? मैंने देखा तुम अभी इन मार्बल्स पर फिसलकर गिरने वाली थी। अंजलि ने उसकी ओर देखा और बोली, हाँ वो मैं गिरने वाली थी, पर शिवांश ने बचा लिया। प्रवीण बोला, वैसे मैं भी तुम्हें बचाने आने ही वाला था, पर उससे पहले ये आ गया और मैं भी पहुंच ही जाता अंजलि, तुम्हें गिरने नहीं देता। उसकी बात पर अंजलि ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तभी खुशी अंदर आई तो नीचे बिखरे मार्बल्स पर उसका पैर फिसल गया। खुशी फिसली तो उसने अपने आगे खड़े प्रवीण को आगे की ओर धक्का दे दिया। प्रवीण जाकर मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया। खुशी भी गिरने लगी तो अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। खुशी ने प्रवीण को नीचे गिरा देखा तो जल्दी से जाकर उसे उठाने लगी। प्रवीण खड़ा हुआ तो खुशी बोली, आई एम सो सॉरी प्रवीण, पता नहीं मैं कैसे फिसल गई। ऐसे लगा जैसे पैरों के नीचे कुछ गोल गोल चीज़ रखी हुई थी। बोलकर खुशी ने गेट की ओर देखा तो वहाँ पर मार्बल्स बिखरे पड़े थे। खुशी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, पता नहीं किस गधे के बच्चे ने ये काम किया है। जिसने भी एक मार्बल यहाँ पर गिराए होंगे ना, भगवान करे वो ज़रूर इनकी वजह से गिरे। बोलकर खुशी फिक्र से भरकर प्रवीण को देखने लगी। आकाश भी खुशी के पीछे ही अंदर आ गया, पर उसने मार्बल्स देख लिए थे तो वो संभल कर आया। खुशी को प्रवीण को इतना फिक्र करता देख उसे लगा मानो एक बार फिर दिल के टुकड़े हो रहे हों। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। प्रवीण ने अपनी एक टांग पर हाथ रख दिया। खुशी उसकी एक तरफ खड़ी होकर उसे सहारा देते हुए बोली, चलो प्रवीण, मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। प्रवीण ने अंजलि की ओर देखा और बोला, मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है, मैं सिर्फ तुम्हारे सहारे नहीं चल सकता खुशी। तो अंजलि, क्या तुम भी मुझे सहारा देकर अंदर ले चलोगी? अंजलि ने सुना तो सिर हिला दिया और बोली, कोई बात नहीं प्रवीण, मैं भी मदद कर देती हूँ। प्रवीण तिरछा मुस्कुरा दिया और शिवांश को देखने लगा। अंजलि प्रवीण के पास जाने लगी तो शिवांश अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, आह! उसके कराहने की आवाज़ सुनकर अंजलि झट से उसकी ओर देखने लगी। शिवांश अपना सिर पकड़े एक दो कदम डगमगाने लगा तो अंजलि जल्दी से उसके पास चली गई और उसे संभालते हुए बोली, शिवांश संभालिए, आप ठीक तो है ना? वैसे मुझे दिख रहा है कि आप ठीक नहीं हैं और आपको आराम की ज़रूरत है, फिर भी आप कॉलेज चले आए हैं। शिवांश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बाद में डांट लेना मिस आर्या, फ़िलहाल अंदर तो ले चलो। शिवांश ने कहा तो आकाश ने जल्दी से अंजलि को उसका बैग पकड़ा दिया।
अंजलि ने अपना बैग लिया और शिवाक्ष को संभाले अंदर जाने लगी। थोड़ी आगे जाकर शिवाक्ष ने पलटकर देखा और तिरछा मुस्कुराते हुए आंख मार दी। प्रवीण गुस्से से अपनी मुट्ठी बनाए वहीं खड़ा रह गया। शिवाक्ष की पीठ पर रखे अंजलि के हाथ को देखकर उसकी आंखों में बेहद गुस्सा उतर आया। अंजलि ने शिवाक्ष को उसकी क्लास में छोड़ा और अपने बैग में रखा कोट भी उसे वापस लौटा दिया, फिर अपनी क्लास में चली गई। माही, श्वेता, मालविका, राजीव और अक्षत गेट से अंदर आए तो माही सबसे आगे चल रही थी। अंदर कदम रखते ही वो मार्बल्स के ऊपर से फिसल गई। राजीव उसके पीछे ही चल रहा था। माही फिसलकर उसके ऊपर आई तो दोनों धड़ाम से नीचे गिर गए। राजीव नीचे था और माही उसके ऊपर। राजीव ने कमर पर हाथ रखते हुए कराह कर कहा, अरे रे, मार डाला रे। अक्षत ने दोनों को देखा और फिर माही को उठाने लगा। माही को खड़ा करके उसने राजीव को भी खड़ा किया। राजीव माही को घूरते हुए बोला, माही की बच्ची, तू देखकर नहीं चल सकती क्या? माही ने अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़ते हुए कहा, तू संभाल नहीं सकता था क्या? राजीव ने उसे हैरानी से देखा और बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे मुझे क्या सपने आएंगे कि तू अचानक से मेरे ऊपर आकर गिरने वाली है? मूर्खों की महारानी, थोड़ा तो सोच। राजीव, तू बाज नहीं आएगा ना? बोलते हुए माही राजीव की ओर बढ़ी तो अक्षत ने उसे रोकते हुए कहा, अरे लड़ना बंद करो तुम दोनों, कहीं भी चूहा बिल्ली की तरह शुरू हो जाते हो, शांत रहो। बोलकर अक्षत ने ज़मीन की ओर देखा और बोला, यहाँ पर मार्बल्स किसने रखे हैं? अक्षत के कहते ही सब श्वेता की ओर देखने लगे। श्वेता ने अपनी नज़रें एक एक करके सब पर डाली और बोली, क्या तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? माना कि मेरे पास मार्बल्स होते हैं, पर मैंने यहाँ पर मार्बल्स नहीं फेंके। श्वेता ने इनकार किया तो सब लोगों ने उससे नज़रें हटा ली। अक्षत मार्बल्स को वहाँ से हटाने लगा तो माही भी उसकी मदद करने लगी। मार्बल्स उठाते वक्त अक्षत का हाथ माही के हाथ को छू गया तो अक्षत को एक प्यारा सा एहसास हो गया। वो बीच बीच में माही की ओर देख लेता, पर माही उसके देखने से अनजान बस मार्बल्स उठाती रहती। दोनों ने मार्बल्स उठा लिए तो सब लोग कॉलेज के अंदर आ गए। कैंटीन में बैठा प्रवीण अपने हाथ की उंगलियों को खोल और बंद कर रहा था। बहुत गहरी सोच में डूबे हुए वो लगातार टेबल के किनारे को घूर रहा था। तभी उसका एक दोस्त, जिसे सब एडी बुलाते हैं, वहाँ पर आया और बोला, क्या हुआ प्रवीण, इतना ध्यान कहाँ पर लगा रहे हो? कहीं नहीं यार, प्रवीण ने एक झलक उसे देखते हुए कहा। इतने में उसका दूसरा दोस्त अंश बोला, कहीं ना खोया हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लगता है उस खुशी की यादों में डूबा पड़ा है। प्रवीण ने मुंह बनाया और बोरियत भरे लहजे में बोला, अपना मुंह बंद रख अंश, किसका ख्याल दिला रहा है? उसको मैं अपने ख्वाबों में भी नहीं देखना चाहता। एडी ने उसे हैरानी से देखा और बोला, ऐसा क्या बोल रहा है? तूने तो उसको प्रपोज किया था ना, क्या अब तेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं रहा? प्रवीण ने भौहें तानी और बोला, दिल में कुछ, और वो भी उसके लिए? बोलकर प्रवीण बेहुदा सी हंसी हंस दिया। अंश बोला, तो अगर तेरे दिल में उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था तो तूने उसको प्रपोज क्यों किया? प्रवीण ने कुछ सोचा और बोला, ताकि मैं उससे अपने काम निकलवा सकूं। एडी ने उसका इस तरह का अंदाज देखा तो बोला, वैसे कुछ भी कहो, लड़की दिखती तो बहुत कमाल है, अगर मेरे साथ होती तो मैं ऐसी बात कभी नहीं करता। तुझे चाहिए तो रख ले, लेकिन, बोलते हुए प्रवीण अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और आगे बोला, लेकिन मेरा काम निकल जाने के बाद। लेकिन तुझे उससे क्या काम निकलवाना है? पूछते हुए अंश उसे घूरने लगा। प्रवीण तिरछा मुस्कुराया और बोला, है कुछ काम जिसका निकलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बोलकर वो वहाँ से निकल गया। अंश और एडी एक दूसरे को देखने लगे। प्रवीण की बातें उन्हें समझ में नहीं आई थी। अपनी क्लासेस लगाने के बाद अंजलि, आकाश और खुशी म्यूज़िक रूम में आकर बैठ गए। श्वेता शिवाक्ष के सामने बैठी उसे गिटार बजाते हुए देख रही थी। अंजलि भी शिवाक्ष की ओर देखने लगी। शिवाक्ष आंखें बंद किए बस गिटार बजाने में मग्न था। अंजलि ने उसे कुछ पल निहारा और फिर खुशी को देखने लगी, जो अपने फ़ोन से किसी को मैसेज कर रही थी। अंजलि ने पूछा, किसको मैसेज कर रही हो खुशी? खुशी ने कुछ सोचा और फिर अटकते हुए बोली, वो अंजलि, मैं ना प्रवीण को बुला रही थी।
मैंने उसे बताया था कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि अगली बार जब भी तुम गाओ तो मैं उसे ज़रूर बुलाऊं, इसीलिए मैं उसको मैसेज करके बुला रही हूँ। आकाश ने सुना तो उदासी से भरकर बोला, पर खुशी, ये वक्त हम दोस्तों का होता है और तुम इस वक्त पर भी उसे हमारे पास क्यों बुला रही हो? खुशी ने आकाश को देखा और बोली, तो वो भी तो हमारा दोस्त ही है ना आकाश, और उसके आ जाने से क्या ही गलत हो जाएगा? और अगर उसका मन है तो उसको मना तो नहीं कर सकती थी ना, और इसमें बुरा क्या है? अंजलि का एक और फैन बढ़ जाएगा। खुशी ने कहा तो आकाश अब कुछ नहीं बोला। शिवांश ने गिटार बजाना बंद कर दिया और आंखें खोली तो उसकी नज़र कुछ दूर बैठी अंजलि पर गई। शिवांश गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। श्वेता ने शिवांश की नज़र अंजलि पर देखी तो शिवांश के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, शिवांश, ये जो तुमने अभी बजाया मुझे अच्छा लगा, एक बार फिर से बजाओ ना। शिवांश ने साइड से झांक कर अंजलि पर नज़र डाली और बोला, अभी इतना काफ़ी है श्वेता, बाकी बाद में बजाऊंगा। बोलकर शिवांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और अंजलि की ओर जाने लगा तो इतने में प्रवीण वहां पर पहुंच गया। शिवांश अपनी जगह पर ही रुक गया। प्रवीण आकर अंजलि के पास वाले बेंच पर बैठ गया। खुशी भी उसके साथ जाकर बैठ गई और अंजलि से बोली, अंजलि, कुछ गाओ ना। तभी प्रवीण बोला, हाँ अंजलि, गाओ ना, मैं भी तुम्हारा गाना सुनना चाहता हूँ। खुशी बहुत तारीफ कर रही थी। उसके बाद से मेरे मन में ये ठान लिया कि अब तो मैं तुम्हारा गाना सुनकर ही रहूँगा। बोलते हुए वो अंजलि को देखने लगा, फिर कुछ दूरी पर खड़े शिवांश पर नज़र डाली। शिवांश जेब में हाथ डाले खड़ा हो गया। प्रवीण फिर से अंजलि से बोला, गा दो ना अंजलि, मेरा बहुत मन है सुनने का। बोलकर वो एकटक उसे देखने लगा। शिवांश आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। अंजलि को उसका देखना थोड़ा अजीब लगा तो उसने नज़रें घुमा ली और खुशी से बोली, खुशी, अभी रहने देते हैं ना, यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है। खुशी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली, ये कैसी बात कर रही हो अंजलि, तुम्हारी आवाज़ सुनकर वैसे भी लोग इकट्ठे हो ही जाएंगे, तो अगर पहले से ही यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो अच्छी बात है ना, तुम गाना शुरू करो और देखो, प्रवीण को भी स्पेशली बुलाया है मैंने। इतने में अक्षत उनके पास आया और अंजलि से बोला, अगर खुशी इतना कह ही रही है तो गा दो ना अंजलि, मैं भी सुनना चाहता हूँ, और मेरे साथ कोई और भी है जिसे इस आवाज़ ने दीवाना कर दिया है। आखिरी कुछ शब्द अक्षत ने धीरे से अंजलि से कहे थे। उसकी बात सुनकर अंजलि की नज़र अपने आप ही शिवांश की ओर चली गई। अंजलि को इतनी जल्दी इशारे समझता देख अक्षत के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। अंजलि ने अब मना नहीं किया और आंखें बंद करके गुनगुनाने लगी। खुशी ने गिटार उठाया और उसके स्ट्रिंग को हल्का बजाने लगी। अंजलि ने एक झलक शिवांश को देखा और गाना शुरू कर दिया। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अंजलि गाना गाने लगी तो सब लोग उसकी ओर देखने लगे। खुशी ने प्रवीण के रोकने पर बीच में ही गिटार बजाना बंद कर दिया था। अक्षत अपनी आंखें बंद करके उसे गाते हुए सुन रहा था। वहीं शिवांश आंखें उसी पर जमाए हुए बैठा था। ना जाने क्यों शिवांश को महसूस हो रहा था कि इतनी भीड़ में ये गाना अंजलि सिर्फ उसके लिए गा रही हो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। श्वेता ने उसकी निगाहें अंजलि पर देखी तो जल भुन गई। जितना वो कोशिश करती थी कि शिवांश को अंजलि से दूर रखे, वो दोनों उतना ही नज़दीक आ जाते थे। श्वेता ने अपने हाथ में पकड़े गिटार की स्ट्रिंग पर ज़ोर से उंगली रगड़ी, जिससे उसकी उंगली में कट लग गया और खून निकलने लगा। पर श्वेता ने अपनी उंगली की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस गुस्से से अंजलि को देखे जा रही थी। उसके बगल में बैठा राजीव भी खोए हुए अंजलि को देखे जा रहा था। माही और मालविका भी अंजलि की ओर मुड़कर बैठ चुके थे। उसका गाना सबको मानो मंत्रमुग्ध कर रहा हो। कमरे में और भी काफ़ी बच्चे आ गए थे। अंजलि ने गाना ख़त्म किया तो सबने उसके लिए तालियां बजा दी। पूरा कमरा तालियों की गूंज से भर उठा। अंजलि हल्का सा मुस्कुराई और फिर अपनी घड़ी को देखते हुए खुशी से बोली, खुशी, क्लास का टाइम हो चुका है, चले? खुशी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अंजलि अपनी जगह से उठी तो प्रवीण बोला, क्या गजब का नशा है तुम्हारी आवाज़ में, मैं तो खो ही गया था। अंजलि ने सुना तो हल्का मुस्कुरा दी। आकाश ने उसे देखकर मुंह बना लिया और अपना चश्मा ठीक करते हुए बोला, चले अंजलि? अंजलि ने सिर हिलाया तो तीनों वहां से बाहर निकल गए। प्रवीण उसे घूर कर जाते हुए देखता रहा और फिर उनके पीछे ही बाहर निकल गया।
शिवांश प्रवीण की हरकतों पर भी नज़र रखे हुए था। उसका अंजलि को ऐसे देखना शिवांश को अच्छा नहीं लग रहा था। श्वेता ने भी प्रवीण को अंजलि को देखते हुए देखा था। वो कुछ सोच में पड़ गई। शिवांश ने अपना गिटार उठाया और वहाँ से बाहर निकल गया। अंजलि अपनी क्लास लगा रही थी। शिवांश उसकी क्लास के बाहर आकर खड़ा हो गया और खिड़की से अंदर अंजलि को देखने लगा। ना जाने क्यों पर अंजलि के लिए वो पॉजिटिव सा फील करने लग गया था। तभी माही वहाँ से गुजरी तो उसकी नज़र शिवांश पर पड़ी। वो उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और खिड़की के अंदर झांकते हुए बोली, किसको देख रहा है शिव? शिवांश ने एक झलक उसे देखा और बोला, ज़रूरी थोड़ी है किसी को देख ही रहा हूँ। माही ने भौहें तानी और बोली, जाहिर सी बात है यहाँ क्लासरूम के बाहर खड़े होकर तू अंदर लेक्चर दे रहे प्रोफेसर की आवाज़ तो नहीं सुन रहा होगा। अंदर झांक रहा है तो किसी को देख ही रहा होगा ना। बोलकर माही ने उसके कंधे पर बाजू रख दी। हालांकि माही अक्षत से हाइट में छोटी थी, लेकिन उसकी बाजू शिवांश के कंधे पर पहुंच ही जाती थी। माही भौएं ऊपर नीचे करते हुए शरारती लहजे में बोली, वैसे कौन है वो खुशनसीब जिसे शिवांश राजवंश देख रहा है? शिवांश ने कुछ सोचा और फिर माही से बोला, एक काम कर माही, ज़रा इस प्रवीण के बारे में पता कर, जन्म कुंडली निकाल। हैं? उसके घर वाले देंगे क्या? माही ने आंखें बड़ी करके शिवांश को देखने लगी तो शिवांश आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। माही ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मजाक शिव, मजाक कर रही थी। सच को जन्म कुंडली थोड़ी चाहिए, तू तो उसका बायोडाटा निकालने की बात कर रहा था। समझ गई मैं। बेटर, शिवांश ने सिर हिलाते हुए कहा। माही फिर बोली, पर राजीव ने कहा था कि अब हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं रखना है और ना ही इससे उलझना है। तो माही ने इतना कहा ही था कि शिवांश बोला, तो कुछ नहीं माही, मैं इससे लड़ने नहीं जा रहा, मुझे बस इसके बारे में जानना है, दैट्स इट। माही ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके सर, डिटेक्टिव माही इज़ रेडी। बोलकर माही ने शिवांश को सैल्यूट किया। तभी पीछे से राजीव ने आकर उसके बालों से रबर बैंड निकाला और भाग गया। माही ने अपने बालों को खुलता हुआ पाया तो राजीव को देखकर उसके पीछे जाते हुए बोली, आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं राजीव के बच्चे। राजीव भागते भागते कॉरिडोर के कॉर्नर के पास आकर टर्न कर गया। माही ने भी टर्न किया तो सामने से आते अक्षत से टकरा गई। अक्षत ने उसे थाम लिया और बोला, ओह तूफान मेल, ज़रा रुक जा, क्यों भागे जा रही है? माही राजीव की शिकायत करते हुए बोली, अक्षत, वो मेरा रबर बैंड लेकर भागा है और मेरे सारे बाल खुल चुके हैं। अपना रबर बैंड वापस लेने के लिए उसके पीछे भाग रही हूँ। अक्षत ने उसके खुले बालों को देखा जो हवा से उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। अक्षत उसे निहारते हुए बोला, तो दिक्कत क्या है माही? खुले बाल तुम पर अच्छे तो लग रहे हैं, इन्हें बांधना क्यों है? खुला ही रहना दो ना। माही ने खुद को अक्षत से दूर किया और बोली, मुझे इन्हें नहीं खोलना अक्षत, ये बंधे हुए ही अच्छे लगते हैं। बोलकर माही वहाँ से चली गई। अक्षत खामोश खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। अपनी क्लास लगाने के बाद अंजलि, आकाश और खुशी ग्राउंड में बैठे बातें कर रहे थे। वहीं दूर खड़ा प्रवीण काफ़ी वक्त से अंजलि पर नज़रें जमाए हुए था। उसने अपने फ़ोन का कैमरा निकाला और उसमें अंजलि की एक फ़ोटो खींच ली। वहीं श्वेता भी ग्राउंड में ही आ रही थी। उसने प्रवीण को अंजलि की फ़ोटो खींचते हुए देख लिया था। श्वेता प्रवीण की ओर चल दी। श्वेता प्रवीण के पास पहुंची तो प्रवीण अपने फ़ोन में खींची हुई अंजलि की फ़ोटो को देखकर मुस्कुरा रहा था। श्वेता ने एक झलक फ़ोटो को देखा और बोली, सुंदर है क्या? प्रवीण ने सुना तो उसकी ओर देखने लगा और बोला, अपने दोस्त के मना करने के बावजूद भी मुझसे लड़ने आई हो? श्वेता फीका सा मुस्कुराई और बोली, लड़ाई झगड़ा करने के सिवाय मेरे पास और भी बहुत से काम हैं और मैं कोई राजीव की चमची नहीं हूँ जो उसके ऑर्डर्स लेती घूमूंगी। अपने काम के लिए मैं जिससे बात करना चाहूँ उससे बात करती हूँ। प्रवीण ने उसे घूरा और बोला, तो तुम्हें मुझसे क्या काम है? श्वेता बेंच पर बैठी अंजलि को देखा और बोली, काम तो बहुत ज़रूरी है और तुम्हें देखकर लगता है कि शायद तुम मेरे काम में मेरी मदद कर सकते हो। प्रवीण तंज भरी मुस्कान चेहरे पर बिखेरते हुए बोला, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपनी उंगली के इशारे पर नचाने वाली मुझसे मदद मांग रही है। श्वेता ने बाल की लट में उंगली घुमाई और बोली, मदद की ज़रूरत तो तुम्हें भी है प्रवीण कुमार।
जहाँ तक मैं देख सकती हूँ तो तुम्हारे लिए सामने बैठी लड़की तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी उस तक पहुँचने में मदद कर दूँ तो? प्रवीण ने गहरी सांस ली और सिर झटकते हुए बोला, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? क्या मुझे समझ में नहीं आएगा तो कि तुम मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रही हो? लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, मैं वो नहीं हूँ जो तुम लोगों की चाल में फंस जाऊँगा। अंजलि जैसी लड़की को बुली करना तुम लोगों के बस में होगा, लेकिन मेरे सामने तुम लोगों की ये हरकतें नहीं चलने वाली। सो जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। बोलकर प्रवीण जाने लगा तो श्वेता उसे रोकते हुए बोली, अपना बिजनेस ही माइंड कर रही हूँ, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हारा बिजनेस और मेरा बिजनेस एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता है। प्रवीण गहरी नज़रों से उसे घूरते हुए बोला, मतलब ये कि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं और एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। प्रवीण ने अकड़ के साथ कहा, मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, तो तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करने दो। क्या कब कैसे करना है वो सब मैं देख लूँगा। श्वेता हंसते हुए गला साफ करते हुए बोली, एक समझदार इंसान की खासियत होती है कि वो जहाँ भी अपना मतलब देखता है वहाँ पर ज़रूर जाता है और कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोचता है। मुझे लगा था कि तुम समझदार हो और अपने मतलब की बात को बिना सुने नहीं जाओगे, लेकिन तुम तो अपनी बनी बनाई इमेज की धज्जियाँ उड़ाकर इतना अच्छा ऑफर ठुकरा कर जा रहे हो। बेचारा मंदबुद्धि। श्वेता का ताना सुनकर प्रवीण के कदम अपने आप ही रुक गए। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली